यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर का विकलांगता सर्टिफिकेट सामने आया है। पुणे के यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल अस्पताल में 24 अगस्त 2022 को जारी सर्टिफिकेट में उन्हें 7% विकलांग बताया गया। जिस विकलांगता सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूं वो ये विकलांगता सर्टिफिकेट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये मेरे हाथ में भी है। यही विकलांगता सर्टिफिकेट की एक कॉपी है और इसमें 7% विकलांग उन्हें बताया गया है। हालांकि ये वो विकलांगता सर्टिफिकेट नहीं है जो कि पूजा खेड़कर ने यूपीएससी में जमा किया था। ये बताया जा रहा कि वो विकलांगता सर्टिफिकेट महाराष्ट्र के अहमदनगर के अस्पताल से लिया गया सर्टिफिकेट था, जो कि 2018 और 2021 में लिया गया था और उन सर्टिफिकेट को यूपीएससी में जमा कराया गया था। लेकिन उसके बाद ये 2022 का एक और विकलांगता सर्टिफिकेट सामने आया है और इसमें 7% विकलांग बताया गया है। यानी कि अगर मैं डिसेबिलिटी की बात करूं और इस विकलांगता सर्टिफिकेट की डिसेबिलिटी के आधार पर यूपीएससी में अगर नियुक्ति की बात करूं तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो ये विकलांगता सर्टिफिकेट के आधार पर उन्हें यूपीएससी में अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता, उन्हें यूपीएससी में किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिल सकती, क्योंकि ये सिर्फ 7% विकलांग है। ये आप देखिए, ये जो तस्वीर है ये पूजा खेड़कर की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। ये पूजा की तस्वीर है, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये, और इसमें पूरा नीचे लिखा हुआ है, ये पूरी डिटेल्स है इसकी। इसमें बताया गया है कि 7% डिसेबल है, उसमें डिजिट्स में भी लिखा हुआ, नंबर्स में भी लिखा हुआ है कि 7% डिसेबिलिटी है। इसमें यह भी लिखा हुआ है उसके ऊपर कि लोकोमीटर डिसेबिलिटी है। लोकोमीटर का मतलब ये होता है कि चलने फिरने में कुछ दिक्कत है, इस तरह की डिसेबिलिटी है, लेकिन वो इतनी डिसेबिलिटी इतनी सीवियर नहीं है जिसके आधार पर आप ये क्लेम कर सकें कि इस डिसेबिलिटी के आधार पर मुझे रिलैक्सेशन दिया जाए। उसके लिए ज़रूरी ये है कि 40% एटलीस्ट, यानी कि 40% डिसेबिलिटी होना जरूरी है। लेकिन इस सर्टिफिकेट को अगर मैं मानूं तो ये बता रहा है कि सिर्फ 7% डिसेबिलिटी पूजा खेड़कर को है। वाईसीएम के डीन राजेंद्र बाबले ने 16 जुलाई को कहा कि 7% का मतलब है कि शरीर में कोई भी बड़ी विकलांगता नहीं है। आपको मैं ये भी बता दूं कि पूजा का मामला लोकोमीटर डिसेबिलिटी यानी कि चलने फिरने में परेशानी से जुड़ा है। खास बात यह है कि विकलांगता सर्टिफिकेट की जांच में पूजा ने अपना एड्रेस भी गलत बताया है। यानी कि जो विकलांगता सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा रहा था, इसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है वो एड्रेस गलत है। सर्टिफिकेट में पूजा खेड़कर का एड्रेस प्लॉट नंबर 53 देह अलंडी रोड, तलावड़े, पिंपरी चिंचवाड़, पुणे लिखा गया है, जबकि इस एड्रेस पर कोई घर नहीं है, बल्कि थर्मोवर्टा इंजीनियरिंग नाम से एक फैक्ट्री यहां पर जरूर है। पूजा की जिस ऑडी को जब्त किया गया था वो इसी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। सरकारी नियमों के तहत विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होता है, लेकिन पूजा के सर्टिफिकेट में राशन कार्ड लगाया गया। इसकी भी डिटेल इसमें लिखी गई है नीचे कि नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें लिखा गया नीचे की राशन कार्ड। विकलांग कोटे से यूपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद से पूजा के कई विकलांगता सर्टिफिकेट सामने आ चुके हैं। पूजा खेड़कर ने 2018 और 2021 में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सिविल अस्पताल की ओर से जारी 2 विकलांग सर्टिफिकेट यूपीएससी को सौंपे थे। पूजा पर सिलेक्शन के लिए नाम, उम्र से छेड़छाड़ के भी आरोप लगे हैं। पूजा ने यूपीएससी के अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए अपने नाम और उम्र में बदलाव किया था, इसकी भी जानकारी सामने आ रही है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि कैट जो होता है, कैट में पूजा की तरफ से लगाए गए 2020 और 2023 के 2 आवेदनों में पूजा के अलग अलग नाम बताए गए हैं। पूजा ने 2020 के अपनी एप्लीकेशन में नाम खेड़कर पूजा दिलीप राव और उम्र 30 साल बताई थी। वहीं 2023 में कैट की एप्लीकेशन में उन्होंने अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर और उम्र 31 साल बताई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि 3 साल का अंतराल है 2020 और 2023 में, लेकिन उम्र सिर्फ 1 साल बढ़ी है, 30 से 31। ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? दरअसल यूपीएससी में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 32 साल की उम्र तक 6 बार परीक्षा देने की इजाजत होती है, लेकिन वही अगर जो कैंडिडेट है वो ओबीसी कैटेगरी का है तो 35 साल की उम्र तक वो दे सकता है परीक्षा और 9 अटेम्प्ट उसको देने की अनुमति होती है। सूत्रों के मुताबिक पूजा ने कुल 11 बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी है। यह भी अपने आप में एक सवाल खड़ा हो रहा है। इसमें सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, उस ओबीसी का सर्टिफिकेट पूजा को कैसे मिल गया, क्योंकि वो तो अगर देखा जाए तो क्रीमी लेयर से आ रही हैं। क्रीमी लेयर में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उनके पिताजी का जो चुनावी हलफनामा है उसमें अपनी जो सालाना आय है वो 43 लाख रुपए साल दिखाई गई। 40 करोड़ से ऊपर की संपत्ति उस हलफनामे में दिखाई गई, जबकि ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए अनिवार्य यह है कि जो परिवार है उसकी सालाना आमदनी 8 लाख से कम होनी चाहिए थी। तो बहुत सारे सवाल हैं। सवाल मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर भी हैं, सवाल ओबीसी के सर्टिफिकेट को लेकर भी हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि 6 बार जब मेडिकल
जब होना था पूजा का, उसके लिए 6 बार पूजा को बुलाया गया, लेकिन पूजा एक बार भी नहीं गई। और फिर कहीं किसी एक अस्पताल का सर्टिफिकेट लाकर जमा करा दिया, उसके आधार पर उनको नियुक्ति मिल गई। तो ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर सवाल है, और इसने कहीं ना कहीं यूपीएससी की जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। और मेरे साथ हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव इस वक्त मुंबई से साथ जुड़े हैं, और केपी बख्शी साहब जो कि पूर्व आईएएस हैं वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। बख्शी साहब, आपका स्वागत है। लेकिन पहले विकास, मैं आपसे अपडेट ले रहा हूं इस मामले में। इस मामले को अगर मैं देखूं तो इसमें एक नहीं बहुत सारे झोल दिख रहे हैं। विकास, ये मामला शुरू हुआ था अधिकार की लड़ाई से कि मुझे गाड़ी पर लाल बत्ती भी चाहिए, मुझे बंगला भी चाहिए, मुझे गार्ड भी चाहिए, मुझे केबिन भी चाहिए, मुझे तमाम सुविधाएं चाहिए जो कि एक प्रोबेशनरी अफसर को नहीं मिलती हैं। लेकिन उसके बाद मामला उठा, जब जांच हुई तो इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स खड़े हो रहे हैं इस पूरी प्रोसेस को लेकर। अब मेडिकल सर्टिफिकेट भी सवालों के घेरे में है, ओबीसी सर्टिफिकेट भी सवालों के घेरे में है, और इस बीच पूजा कलेक्टर पर भी आरोप लगा देती है। जी बिल्कुल, देखिए बात निकली है तो दूर तक लग गई है। शुरुआत में जो बेमानी मांगे की गई पूजा खेड़कर की तरफ से, मतलब उन्हें एक्स्ट्रा स्टाफ चाहिए था, अलग से केबिन चाहिए था, तो जब इस किस्म से उन्होंने प्रशासन से, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे जब उनकी तनातनी बढ़ी तो ये बातें निकलकर धीरे धीरे सामने आने लगी कि किस तरीके से फ्रॉडुलेंट तरीके से, या कहे कि कपट पूर्वक इन्होंने आईएएस ये बनी है, और इसके लिए इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट और फर्जी दस्तावेजों का जो है सहारा लिया। सबसे पहली तो बात मैं बता दूं कि इन्होंने 2 बार अपने एज को टैंपर किया है, 2 अलग अलग सर्टिफिकेट में अपना एड्रेस गलत बताया है, और उससे भी बढ़कर जो विकलांगता प्रमाण पत्र है वो उन्होंने 2 अलग अलग महाराष्ट्र के 2 अलग अलग अस्पतालों से हासिल किया था। वो विकलांगता प्रमाण पत्र भी जो है एक किस्म से फोर्ज है, मतलब फर्जी है, क्योंकि उनकी विकलांगता पाई गई 7%, जबकि विकलांग होने के डेफिनेशन में आने के लिए जरूरी है कि विकलांगता का प्रमाण जो है वो 40% हो, 40% हो। तो वो विकलांग थी नहीं, लेकिन विकलांग दिखाने की कोशिश की गई उनकी तरफ से। इसके अलावा उम्र को लेकर भी उन्होंने फर्जी दस्तावेज जो है सबमिट किए हैं। नॉन क्रीमी लेयर जो कैटेगरी होती है उसको लेकर भी उन्होंने गलत जानकारी जो है वो जो अथॉरिटीज है, जो एग्जामिनिंग अथॉरिटीज है, उनको दी है। उन्होंने ये बताया कि उनकी आमदनी जो है, उनके परिवार की जो सालाना आमदनी है वो 8 लाख से कम है, जबकि उनके पिता खुद लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, और उन्होंने अपने हलफनामे में ये भी कहा है कि उनकी 40 करोड़ की संपत्ति है, और इन संपत्तियों से उन्हें आय भी होती है। तो वो भला क्रीमी लेयर में कैसे चले आए? तो प्राइमा फेसी जितने भी एविडेंसेस मिले हैं पूजा खेड़कर के खिलाफ, वो इशारा करते हैं कि फ्रॉडुलेंट तरीके से वो आईएएस अफसर बनी है, और इसी वजह से उन पर कार्रवाई भी की गई है। उनको जो प्रोबेशन पर भेजा गया था महाराष्ट्र कैडर में, वहां से उन्हें वापस बुला लिया गया, उन्हें मसूरी तलब किया गया है, और ये बोला गया है कि 23 जुलाई से पहले वो खुद को हाजिर करें ताकि अगली कार्रवाई का पर फैसला लिया जा सके। जी ठीक है, मैं केपी बख्शी साहब के पास चल रहा हूँ, पूर्व आईएएस हैं। बख्शी साहब, आई एम श्योर कि आप पूजा खेड़कर वाला जो मसला चल रहा है, सर नमस्कार, ये पूजा खेड़कर वाला जो मामला चल रहा है, ये इससे वेल अवेयर होंगे आप। क्या आपको लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स के दुरुपयोग का मामला है? यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए 2-2, 3-3 मेडिकल सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, एज को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक अटेम्प्ट में एज 2020 में 30 साल बताई जाती है, फिर 2023 में 31 साल, तो 3 साल में 1 साल ही उम्र कैसे बढ़ी? आपको लग रहा है कि ये एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए यूपीएससी में सेलेक्ट होने का मामला बनता हुआ दिख रहा है? देखिए, बड़ा रेयर केस हमको दिख रहा है, क्योंकि इन माय 35 इयर्स ऑफ आईएएस करियर इस तरह का कोई भी केस हम लोग के सामने नहीं आया था। मैंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का 5 साल मैंने हैंडल किया था, जिसमें आईएएस एस्टेब्लिशमेंट का पूरा चार्ज रहता है। तो एवरी ईयर महाराष्ट्र में करीब 10 प्रोबेशनर्स आया करते थे, और आते भी हैं अभी। तो मैंने कभी इस तरह की कोई बात देखी नहीं कि फर्जी डॉक्यूमेंट पे कोई आईएएस में घुस गया है। बड़ा रेयर केस दिख रहा है, और जो कि न्यूज़पेपर के हिसाब से जो भी न्यूज़ सामने आ रही है उसमें तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी तथ्य है, और तथ्य है तभी तो मसूरी एकेडमी ने इनको वापस बुला लिया है जी। क्योंकि इनकी ट्रेनिंग के लिए, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए जो हमारा जो ट्रेनिंग का जो तरीका होता है, उसमें फर्स्ट फाउंडेशन कोर्स और उसके बाद फेज़ 1 जो ट्रेनिंग होती है वो मसूरी में होती है, और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है वो लगभग 1 साल की होती है, जिसमें बहुत सारे चार्जेस को हैंडल करना पड़ता है। उसके बाद दे गो बैक टू दी मसूरी एकेडमी फॉर फेज़ 2।
तो ये फेज़ 1 के बाद वाला डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के दौरान पुणे में इनकी पोस्टिंग थी और पुणे में जी। ये बात निकली कि बहुत सारे इन्होंने डिमांड्स रखे थे। अच्छा मैं सर, आपको एक बात बता दूँ जी, कि जी। महाराष्ट्र ब्यूरोक्रेसी बहुत ही मैच्योर है। हुँ, यहाँ पे इस तरह की बातें सुनी नहीं जाती और एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं। जी, आप हमारा हमारा स्ट्रेंथ जो है महाराष्ट्र में करीब-करीब 421 लोगों का स्ट्रेंथ है जी। एट द मोमेंट हुँ, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इंटायर कंट्री में 6,500 आईएएस वर्किंग में रहते हैं। जी। वैकेंसीज कुड बी अ लिटिल मोर बट 6,500 के बराबर लोग हमेशा कार्यरत रहते हैं। तो ये बड़ा ही रेयर केस है और मुझे लगता है कि इसमें तथ्य है और इंक्वायरी भी शुरू हो गई। अच्छा सर, मैं पॉइंट टू पॉइंट थोड़ा आपसे चीज़ों को समझना चाहूँगा, क्योंकि आप खुद एक आईएएस रहे हैं, 35 साल तक आपने सेवाएं दी हैं महाराष्ट्र को, इस देश को। मैं मेडिकल से शुरू कर रहा हूँ सर। जब कोई आईएएस के लिए सेलेक्ट होता है यूपीएससी में, तो जैसे कि यहाँ पे पूजा ने अपनी डिसेबिलिटी दिखाई, तो वो डिसेबिलिटी को जज कैसे किया जाता है? कोई प्रॉपर अस्पताल, कोई प्रॉपर संस्थाएं होती हैं कि वहीं से आपको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होगा, या कहीं का भी कोई सर्टिफिकेट उठाकर लगा देगा तो वो मान लिया जाएगा? नहीं कहीं का सर्टिफिकेट नहीं माना जाता है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूपीएससी के द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस या मेडिकल कॉलेजेस या इवन सिविल सर्जन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ से हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं एंड देयर इज आल्सो मेडिकल एग्जामिनेशन एट द लेवल ऑफ यूपीएससी, वहाँ भी ये होता है। इसलिए इस तरह का किसी भी हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट दिखाना मुझे नहीं लगता है कि ये आजकल भी अच्छा, लागू अब है। यही चीज़ सवालों के घेरे में है कि 6-6 बार मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पूजा को बुलाया गया, लेकिन 6 की 6 बार वो नहीं गई मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। फिर जो एक मेडिकल सर्टिफिकेट वो दिया, ऐसा कोई कर सकता है? कोई भी कैंडिडेट कि आपको बुलाया जाए और आप नहीं जाएं? प्राइमा फेसी एकदम गलत है, एकदम गलत है। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अगर बुलाया गया है और नहीं गई हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं इशू होना चाहिए। तो लेकिन डीओपीटी इशू ने हुआ, वो कैसे, ट्रेनिंग कर रही है, दैट मीन्स की इशू तो हुआ है। जी हाँ, यानी कि डीओपीटी मतलब ये किस DOPT लेवल पर डिपार्टमेंट गलती होती है सर? ऐसी गलती, मतलब आप कह रहे हैं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, लेकिन हुई हाँ, तो है, एकदम rare। तो ये किस लेवल हाँ, पर गलती हुई होगी? हाँ, मैं समझता हूँ कि यूपीएससी के जो रिकमेंडेशन जाती है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी में जो जाती है, तो डीओपीटी के द्वारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर ही इशू किए जाते हैं। वो इशू होता है तब उसी अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर के लोग मसूरी एकेडमी में ज्वाइन करते हैं। जी, तो ये बहुत सारे लेवल्स पे ये गलतियाँ दिख रही हैं। कैसे कैसे निकल गई, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है क्योंकि इस तरह का कोई केस, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है सिलेक्शन का और इतना फुल प्रूफ है कि कैसे ये हो गया है। इट कैन नॉट हैपन विदाउट कनाइवेंस। कहीं ना कहीं कनाइवेंस इसमें दिख रहा है ठीक। और कनाइवेंस की पूरी एग्जामिनेशन जब की जाएगी तो सामने आ जाएगा। ठीक है सर, मेरे हाथ में ना वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है पूजा खेड़कर का, जो कि पिंपरी पुणे के यशवंतराव चौहान मेमोरियल हॉस्पिटल का है। ये सर्टिफिकेट ये कह रहा है कि शी हैज़ 7%, फिर वो लिखते हैं डिजिट्स में भी और फिर अल्फ़ाबेट्स में भी 7% डिसेबिलिटी। तो 7% डिसेबिलिटी अगर किसी को है तो क्या उसको प्रिविलेज मिलता है? क्योंकि नहीं, मैंने ये नहीं, सुना है कि शायद 40% होना चाहिए। जी हाँ, नहीं मिलता है, एकदम नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ी गलती दिख रही है उसमें। कैसे हुआ वो एग्जामिनेशन के बाद या इसकी इंक्वायरी के बाद सामने आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है सर, अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, वो है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में इनके पिता लोकसभा चुनाव जब लड़ते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी कहते हैं 40 करोड़, आय बताते हैं 43 लैक्स पर एनम, 43 लाख रुपए साल, जबकि ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए शायद ये नियम है कि परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए थी। तो फिर इनको कैसे ओबीसी सर्टिफिकेट मिल गया और वो चल भी गया यहाँ पर? नहीं, वो भी गलत ही दिख रहा है। मैंने शुरू में बताया कि इस तथ्य जो सामने आए हैं उससे काफ़ी बड़ी गलती दिख रही है और बहुत सारे लेयर्स में गलती हुई है। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स या इंस्टीट्यूशंस इस घेरे में आएंगे और इंक्वायरी में सब सामने आ जाएगा। अच्छा, एक मसला एज को लेकर भी है। कैट में 2020 में जो एप्लीकेशन थी उसमें एज थी 30, फिर 2023 में जो कैट की एप्लीकेशन फॉर्म जो था उसमें एज 31। तो ये सब चेक वगैरह नहीं होता है कि मतलब अगर कोई एक शख्स यूपीएससी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स तो रहते होंगे ना वहाँ पर? ऐसा तो नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स जाने के बाद वो इधर उधर हो जाते होंगे, वो तो पूरा आजकल तो सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, सब रहते होंगे।
तो ये भी बहुत बड़ी गलती है फिर तो। देखिए उसमें उसको ज़्यादा मैं महत्व नहीं देता हूँ, इसलिए हाँ। नहीं देता हूँ कि जब भी कोई फॉर्म भरता है तो अपने मेमोरी से जो भी एज होता है कंप्लीटेड एज, कभी कंप्लीटेड लिख देता है, कभी टू बी कंप्लीटेड लिख देता है, वो उतना याद नहीं रखते हैं लोग। और दूसरी बात कि बहुत सारे लोग अभी भी अपना डेट बदल करके मतलब सर्टिफिकेट एज को कम करके दिखाते हैं। कहीं-कहीं ये हो जाता है जहाँ पे बर्थ रिकॉर्डिंग सिस्टम बहुत फुल प्रूफ नहीं है, तो वहाँ पे 1-2 साल कम करके भी लोग लिखवाते हैं। तो मेमोरी में है कि मैं 23 साल का हूँ, लेकिन सर्टिफिकेट बोलता है 22 साल का हूँ, तो ये गलती थोड़ी हो सकती है। वो बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, वो तो सामने सर्टिफिकेट के हिसाब से सामने आ जाएगा। एप्लीकेशन पर क्या एज डाला, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए सर, जो पूजा खेड़कर हैं उनकी ऑल इंडिया रैंक 841 है, 841। 841 रैंक पे अगर ओबीसी सर्टिफिकेट का लाभ नहीं मिलता, ये मेडिकल सर्टिफिकेट का जो कि अभी फिलहाल गलत नजर आ रहा है, इसका लाभ नहीं मिलता, तो क्या वो आईएएस के लिए क्वालिफाई कर पाती 841 रैंक पर? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि देखिए आईएएस के लिए जो अप्रॉक्सीमेटली जो जगह या वैकेंसीज डिक्लेयर की जाती हैं वो मैं समझता हूँ अभी 180 के आसपास टोटल इंक्लूडिंग द रिजर्वेशन 180 के आसपास आईएएस सेलेक्ट होते हैं। और सारे जो सर्विसेज हैं, क्लास 1 सर्विसेज हैं, करीब 20-21 क्लास 1 सर्विसेज हैं, सभी को मिला करके जो टोटल रैंक आता है वो सामने आता है। तो 800 के रैंक पर ओबीसी रहने पर विकलांगता होने की वजह से शायद मिल गया होगा, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। आईएएस मिलना बहुत कठिन है अगर विकलांगता को नहीं माना जाए, और 800-850 रैंक है तो आईएएस मिलना बहुत कठिन है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे, क्योंकि बहुत सारी सवाल उठ रहे हैं सर्टिफिकेट्स को लेकर भी, प्रिविलेजेस जो मिले हैं उसको लेकर भी। अगर ये सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स जो कि पूजा खेड़कर की तरफ से दिए गए यूपीएससी में, और किसी ना किसी स्तर पे गलती हुई या जो भी हुआ उनके जरिए इनको आईएएस ये बन गई हैं, क्या कैंडिडेचर पर खतरा है अगर ये सारी इंफॉर्मेशन गलत साबित होती है? देखिए वो अभी प्रोबेशन में है, तो प्रोबेशन में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना मसूरी को एकेडमी को भी संभव है। डीओपीटी फाइनल उसमें ऑर्डर इशू करेगी, लेकिन मसूरी जो एलबीएस ना बोलते हैं हम लोग, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उन्होंने इनको वापस बुला लिया है। इसका अर्थ ही यही है कि काफी सीरियस एक्शन इज पेंडिंग और शायद बहुत जल्दी कुछ एक्शन होगा, डिसमिस भी किया जा सकता है। ठीक है, केपी बख्शी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और डिटेल में सब बताने के लिए कि क्या कैसे सारी प्रोसेस रहती है। बहुत शुक्रिया आपका। विकास है मेरे साथ जुड़े हुए। विकास, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि मेरे हाथ में एक लेटर है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नितिन गडरे साहब का, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि यहाँ से उनको रिलीव कर दिया गया है, अब आप जाइए और मसूरी अकेडमी में। क्या चली गई हैं पूजा? क्योंकि बीच में जो बड़ा उनका जो नेचर है वो बड़ा अलग टाइप का नेचर उनका दिख रहा था। कोई भी अगर उनसे कुछ कह रहा था तो उस पर आरोप लगा देना, उससे बहसबाजी करना, इस तरह की चीजें सामने आ रही थी। वो अभी भी हैं, स्टिल देयर, और चली गई? जी देखिए, मीडिया ने उनसे बात करने की कई कोशिश की, हमारे भी जो वासिम के संवाददाता हैं उन्होंने भी उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मीडिया के सवालों के बड़े गोलमोल जवाब दे रही हैं। हाँ। और कल से उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली है और अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो मसूरी के लिए निकल चुकी है कि नहीं निकल चुकी है। हालांकि उन्हें समय का जो है एक ब्रैकेट दिया गया, उनको 23 जुलाई से पहले मसूरी में रिपोर्ट करना है। उनका जो यहाँ ट्रेनिंग चल रहा था वो तो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, वो रद्द कर दिया गया और उनको तुरंत वहाँ समन किया गया, वहाँ बुलाया गया। तो 23 के पहले वो कब पहुंचती है इस पे हमारी नजर है, लेकिन हमारे संवाददाता उनसे जो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश अभी तक नाकाम रही है। जी मनोज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका साथ में जुड़ने के लिए।